नमस्कार, स्वागत है आपका सन्मार्ग लाइव में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। आज बात करेंगे सबसे पहले लोकसभा चुनाव के 7 चरण में से पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 51% और बंगाल में 70% मतदान हुए। वहीं महाराष्ट्र में 46.13% और बिहार में 42% वोट डाले गए। पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटें शामिल हैं। कुल 1269 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनका फैसला 14,20,54,978 मतदाता करेंगे। इनमें 7,21,00,000 पुरुष मतदाता, 6,98,00,000 महिला मतदाता हैं। इनके लिए 1.70 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 10 राज्यों की सभी सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और उड़ीसा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग जारी है। अब तक के हुए मतदान में उत्तर प्रदेश 50.86%, पश्चिम बंगाल 70%, बिहार 42%, उत्तराखंड 46.59%, तेलंगाना 49%, असम 59.50%, मणिपुर 68.90%, मिजोरम 55.20%, नागालैंड 68%, मेघालय 55%, त्रिपुरा 59%, लक्षद्वीप 51.25%, महाराष्ट्र 46.13%, जम्मू कश्मीर 46.17%, आंध्र प्रदेश 55%, सिक्किम 55%, अरुणाचल प्रदेश 51%। अब तक इतने ही मतदान किए गए हैं। झारखंड राज्य में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 347 मामले 9 अप्रैल तक दर्ज कराए गए हैं। इसकी घोषणा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने की। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए, जो सी विजिल ऐप से किए गए हैं, जिसमें राजधानी रांची में सबसे अधिक यानी 84 कंप्लेन किए गए, जिसमें से 26 को सहायक निर्वाची पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों ने सही पाया। कुल दर्ज शिकायतों में से 108 मामले सही पाए गए, 99 मामलों को ड्रॉप कर दिया गया। डीसीसी कमेटी की तरफ से 136 शिकायतों को रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हजारीबाग में 18, जामताड़ा में 18, जमशेदपुर में 32, धनबाद में 29, देवघर में 16, गिरिडीह 19, गोड्डा में 18 शिकायतें दर्ज की गई। ये सभी शिकायतें 11 मार्च के बाद से जागरूक मतदाताओं ने अपने मोबाइल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में दर्ज कराई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं चतरा सीट को लेकर कहा कि उसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि चुनाव कैसे जीता जाए इस पर ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान अर्जुन की तरह मछली की आंख पर है। उन्होंने कहा कि पलामू में महागठबंधन की ओर से चुनाव कैंपेन किया जाएगा। तो वहीं रामटहल चौधरी के सवाल पर कहा कि वे एक सम्मानित नेता हैं और उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। वे किसी के लिए भी परेशानी का सबब क्यों न बने, लेकिन वो सम्मान के योग्य हैं। अपना कार्यालय है, गठबंधन का कार्यालय है, तो ये चारों पार्टियों का जो गठबंधन है, तो उम्मीदवार के भी हैसियत से आए हैं और हम लोग रांची लोकसभा के साथ साथ मुझे लगता है कि ज्वाइंट कैंपेन का भी एक जल्दी स्वरूप खड़ा होने जा रहा है। आरजेडी का कार्यकर्ता एक जो होता है वो 1000 के बराबर होता है, पुराना लाठी उठी में तेल पियावल होता है। मुख्यमंत्री जी तो जो देश के बड़े जिसे कहा जाए कि मदारी हैं, उनके ये जमूरे हैं। इनकी भाषा वही मदारी वाली ही भाषा है। शिबू सोरेन का नाम और उनका तीर धनुष का पहचान जो है वही इनको जो है रसातल में मिला देगा। मैं इतना ही कर सकता हूं। धनबाद से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कीर्ति आजाद झा रांची पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कीर्ति आजाद ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धनबाद से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका धनबाद से पुराना नाता है। धनबाद में कीर्ति आजाद के सामने भाजपा के पीएन सिंह हैं। आपको बता दें कि पीएन सिंह लगातार 2 बार 2009 और 2014 में सांसद रह चुके हैं। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कीर्ति झा ने रघुवर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जैसे बदतर स्थिति झारखंड की हो गई है, ऐसे हालात में झारखंड की रघुवर सरकार को शासन में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है। वहीं इंडस्ट्रीज बिकने के कगार पर आ गए हैं।
उन्होंने कहा कि झारखंड की समस्याओं को सुधारने के लिए रघुवर सरकार ने 4.5 साल के शासन में कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यह केवल और केवल जुमले फेंकती है। यदि ऐसी बात होती तो क्या हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे होते? 2 करोड़ साल की नौकरी क्या बेरोजगारी होती? क्या 15-15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आ गए होते? जो जोर जोर से चिल्लाकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 लाख करोड़ रुपया काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है, वो हमें लेकर आऊंगा, और अगर नहीं लेकर आया तो जो चाहो मेरे साथ कर देना। नोटबंदी अगर 150 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो किसी चौक पर खड़ा कर देना। नोटबंदी में कितने लोग मारे गए? शादी विवाहों में आदमी 1 लाख 1.5 लाख से रुपए ज्यादा नहीं निकाल सकता था। जो लोग बीमार थे और जिनको पैसों की जरूरत थी वो पैसा नहीं निकाल सकते थे। जिसकी दवाई महंगी थी वो नहीं कर सका। आप सोचिए कि गरीब पर कितनी मार पड़ी। 1.5 करोड़ नौकरियां गई, छोटे बड़े फैक्ट्रियां जिसमें लोग काम किया करते थे वो बंद हुई। तो ये जुमले नहीं थी तो क्या था? ये तो हमें तब समझना आया जब 2015 में इन्होंने हमें निलंबित किया, हम तभी समझ गए थे इन्होंने किया है। अरे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा। और अरुण जेटली ने हेरा फेरी की और उसने शकुनी की तरह काम किया। अमित शाह जो ये नहीं जानते थे कि मैं देश के लिए क्रिकेट खेला हूं, विश्व कप जीता हूं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी जी को तो तब से जानता हूं जब वो महासचिव थे गुजरात में 4 जिलों के, और जब कभी मैं प्रचार करने जाया करता था तो वो मुझे स्टेशन पर लेने आया करते थे। मैं तब से इन लोगों को जानता हूं। केवल 6 लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में तब प्रचार किया करते थे, और 26 साल मैंने निस्वार्थ सेवा की। मैंने पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं किया। केवल अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, जो नाक की तरह कुंडली मानकर देश के खजाने पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा। उन समस्याओं को देखते हुए केवल यह कहा जाए कि झारखंड में है या धनबाद या बोकारो में, ऐसा नहीं। देश भर में जो पिछले 5 सालों में जुमलों की सरकार चली है, उन जुमलों ने देश को तबाह किया है। चाहे साल की 2 करोड़ नौकरी देने की बात रही हो, चाहे 15-15 लाख रुपए अकाउंट में जाने की बात रही हो, चाहे काला धन बाहर से लाने की बात रही हो, चाहे स्मार्ट सिटीज बनाने की बात रही हो, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, बातें तो बहुत हुई, लेकिन जिन जिन बातों का आपने वादा किया वह वादा एक भी पूरा नहीं हो सका। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। घोषणा पत्र में पिछड़े वर्ग का हक मारने की बात को बंद करने और उनके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर आबादी के अनुरूप करने की बात कही गई है। जल, जंगल, जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय के हक की बात कही गई। घोषणा पत्र की मुख्य विशेषता आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान प्रदत्त सभी प्रावधानों का क्रियान्वयन और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षण प्रदान किए जाने पर है। घोषणा पत्र में सरकार बनने पर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की भी बात कही गई। घोषणा पत्र में 33 बातें कही गई हैं जिन पर सरकार बनने पर अमल करने की बात राजद के नेता कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता कानून को रद्द करने, सरना धर्म कोड को मान्यता देने, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और उनके हितों को कानूनी सुरक्षा देने जैसे कई बड़े वायदे किए गए। घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर कैलाश यादव सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। छठ व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित एक महापर्व है जिसमें शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि उगते सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं पर डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। पर हिंदू धर्म में छठ एक ऐसा इकलौता पर्व है जहां डूबते सूरज को पहला अर्घ देकर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जाता है। आज छठ का पहला अर्घ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। आपको बता दें कि दूसरा और आखिरी अर्घ कल सुबह को होना है और इसके साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ।